गाइस तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का जो चैप्टर 4 चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर। गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वह है बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट का नियम। देखिए बायो सेवर्ट का नियम अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में बायो सेवर्ट का नियम कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, बायो सेवर्ट के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो वहाँ पर आपको बायो सेवर्ट का नियम लिखना होता है, साथ साथ में उनका जो डेरिवेशन होता है उस डेरिवेशन को करना होता है। ये तो डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इसके अनुप्रयोग हैं, 3 से 4 इसके अनुप्रयोग हैं, जिसमें से 2 अनुप्रयोग आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है। सबसे बड़ी बात, बायो सेवर्ट के नियम से और बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सबसे महत्वपूर्ण है और ये बार बार बनता है, वह है आपका इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये आपके ये नहीं कि केवल बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में जो भी आप पेपर देंगे 12th के बाद, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस लेक्चर को पूरे ध्यानपूर्वक देखना, और ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझ कर देखेंगे तो बायो सेवर्ट का नियम अगर आप समझे रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में। साथ में यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम में ही आपको दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी निकालना होगा। तो अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर किए थे कमेंट बॉक्स में लास्ट लेक्चर में, जो मैं आप लोगों से पूछा था दिशा, सही किए थे। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं समझा दूंगा, इतना क्वेश्चन कर दूंगा न्यूमेरिकल ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैं सभी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ नोट्स देता हूं। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप लिंक के जरिए चले जाइए टेलीग्राम पर, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पर जाकर, वहाँ पर देखेंगे तो इस क्लास के पहले के सभी क्लासेस का नोट्स जो वहाँ पर अपलोड है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा नोट्स है, रंगीन नोट्स है, आपको ऐसा नोट्स कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो भी हमें आपको दे रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस, आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए मैं एक बैच लॉन्च किया हूँ जो कि 100% फ्री है, पैसे के चक्कर मत पड़ना। वह उस बैच का नाम है कुलाम बैच, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए इस बैच में आपको पहले तो ये टेलीग्राम वगैरह पर जैसे पीडीएफ जाकर ढूंढना पड़ता है, जैसे चैप्टर 1 के पीडीएफ आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो काफ़ी पहले पढ़ चुका है, उसमें आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपको सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं जैसे जैसे लेक्चर होते जा रहे हैं वहाँ पर आपको अपलोड मिलेंगे। दूसरी चीज़ गाइस, आपको सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पर इस ऐप पर आपको असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, डीपीपी और स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, जिसमें मैं आप सभी के लिए अभी जल्दी, जैसे ये 4th चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं वहाँ पर आपका असाइनमेंट टेस्ट शुरू करूँगा, प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करूँगा, डीपीपी देने शुरू करूँगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। गाइस अगर आपने लक्ष्य बनाया है बोर्ड में 90+ लाने के लिए, तो फिर आप ठंडे मत होइए, डेली की डेली मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका परसेंटेज माँ सरस्वती की कृपा रहेगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद से आप बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं और संकल्प लेकर डेली की डेली पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखेंगे और फिर से संकल्प लेंगे कि डेली पढ़ेंगे जब तक कि तो पूरा सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, डेली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग करिए सभी लोग। देखिए बायो सेवर्ट के नियम को समझाने से पहले हमें यह समझना होगा कि बायो सेवर्ट का नियम से पहले हमको यह समझना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं लास्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दिया हूँ। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बारे में बताएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे, जरा सभी लोग तो कमेंट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन और किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। देखिए जब कोई भी चुंबक हो, हम कोई भी चुंबक हो, मान लीजिए यह आपका एक कोई चुंबक है, इस चुंबक को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इस चुंबक में, यह आपका चुंबक है नॉर्थ साउथ, ठीक है, यह चुंबक है आपका। इस चुंबक के चारों तरफ स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, वही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ में आया। देखिए यह चुंबक है आपका, इस चुंबक का यहाँ पर, ये मान लीजिए बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर हम अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने लगे कि कितना इसका पावर यहाँ पर है बिंदु ए पर, तो वह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी।
बात समझ में आए? किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करें, पावर ज्ञात करें, इसकी औकात ज्ञात करें, तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई? देखिए आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, कोशिश करना सभी लोग। आप बचपन में एक खेल खेले होंगे, क्या खेले होंगे? कोई चुंबक यन रखते थे, यस। इस चुंबक के पास में अगर यहाँ पर आप कोई लोहा रखें, लोहा का किल समझिए, किल रखें, तो इस लोहे की किल को ये तेजी से आकर्षित करेगा। इसको उठाकर अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसे थोड़ा सा कम, इसकी अपेक्षा करें इसको कम फोर्स से आकर्षित करेगा। अगर हमने इसको उठाकर यहाँ पे रखा तो इसको यह आकर्षित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ तक इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जहाँ तक इस चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जिस बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ तक आपका चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा रहा है, तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर मान ज्ञात करते हैं तो वह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगा? देखिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ स्थित चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। डिफिनीशन सभी को समझ में आया? मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको मैं लिखा था और समझाया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, मैं आपको बता दूं सदिश राशि होता है। और मैंने आपको बताया सबसे बड़ा बला यह है, अगर यह सदिश राशि नहीं होती तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं करनी होती, मुझे जो दाएं हाथ का नियम है उस पर ध्यान नहीं देना होता। लेकिन मुझे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश राशि, इसलिए मुझे ये सभी चीज़ें करनी पड़ रही है। दिशा ज्ञात करने के लिए सभी चीज़ें याद करनी पड़ रही है। मैंने आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम बताया था कि किस प्रकार से दाएं हाथ के हथेली के नियम से आप आसानी से किसी भी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया था, नहीं आया था तो परेशान नहीं होना है आपको, फिर से आज आपको समझ में आ जाएगा। अभी पूरा चैप्टर बाकी है, चैप्टर में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको उस दिन नहीं बताया था, वह क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक देखिए कई मात्रक होता है। एक तो होता है टेस्ला, याद रखना ये पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, ये आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। एक होता है टेस्ला, दूसरा होता है वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक होता है टेस्ला, दूसरा होता है वेबर मीटर स्क्वायर, चौथा होता है या फिर लास्ट होता है क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। ये होता है न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। देखिए टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये होता है। ठीक है, और लास्ट एक होता है आपका गॉस होता है। और एक गॉस जो बराबर होता है, एक गॉस ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक गॉस बराबर होता है 10⁵ टेस्ला, 10⁵ टेस्ला। एक गॉस बराबर क्या होता है? सॉरी 10⁻⁻4 टेस्ला, -4 टेस्ला, ये होता है एक गॉस बराबर। ठीक है, सही लिखा हूं मैंने? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या क्या होता है, याद रखना सभी लोग। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इन सभी मात्रक को कमेंट करेंगे ताकि चीज़ें आपको इसी क्लास में याद होते चलें। मेरी यही कोशिश होती है कि चीज़ें आपको घर पर जाके कोई भी टॉपिक को दोहराना ना पड़े। अगर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ में कॉपी कलम और कमेंट बॉक्स का यूज करते हुए चल रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए इसका मात्रक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक मात्रक होता है इसका टेस्ला, यह टेस्ला होता है। दूसरा मात्रक होता है वेबर मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चौथा होता है गॉस। ठीक है, एक गॉस होता है, लेकिन एक गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो चार मात्रक कौन कौन है? टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर और गॉस। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इन चारों मात्रक को लिखेंगे। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम को जानने से पहले उसके पीछे का रहस्य जान लीजिए, क्यों बायो-सेवर्ट ने ऐसा नियम दिया। देखिए कोई भी चुंबक हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे मैंने चुंबक रखा,
इस चुंबक के कारण ये बिंदु पर, इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, वो छोड़िए, ये इसको छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये धारावाही चालक तार है, ये आपका तार है। इस तार में हमने आई धारा प्रवाहित करी है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस तार में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस तार में देखिए आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यह आपका पॉइंट ए है और यह आपका पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? जिन्होंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर को लिया है, जिनको समझ में आया था, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें जरा कमेंट बॉक्स में, जो भी लास्ट लेक्चर में क्लास में प्रेजेंट हुए थे, जरा सभी लोग कमेंट करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यहाँ पे कमेंट करें जरा सभी लोग, तो जरा कमेंट करें सभी लोग। क्यों आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं? कुछ लोग सही किए हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको कैसे बताया था कि इन बिंदुओं पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और एक तमाचा मारेंगे जिनको नहीं आया है, फिर से ध्यानपूर्वक समझेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस दाहिने हाथ में देखिए ये आपके क्या है, पंजे हैं, और ये क्या अंगूठा है, ठीक है। इस अंगूठे को इस धारा के दिशा में रखेंगे, ठीक है। हमने इस अंगूठे को इस धारा की दिशा में ऐसे रखा, तो देखिए हाथ से धक्का किस साइड में मार रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब इस पॉइंट, देखिए यहाँ इस पॉइंट में आपका ए स्थित है, यानी ए बिंदु पर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और मैं आपको बताया था अंदर की तरफ के लिए इस कटपिट का निशान बनाया जाता है। अगर बात करें बिंदु बी पर, देखिए मुझे बायो-सैवर्ट का नियम समझाना है, बायो-सैवर्ट का नियम समझाना है, इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें समझा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं बायो-सैवर्ट का नियम बता सकता था और टाइम बचता, लेकिन मैं आपको इतना क्यों खींच रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैं फिर क्या करते हैं, बी पॉइंट पर ज्ञात करते हैं। देखिए ऐसे हम रखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पे था बी पॉइंट, तो यहाँ पे तो पहले पंजे को बी पॉइंट पर रखेंगे और अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। देखिए धारा का दिशा यही है, और देखिए धक्का देने का दिशा क्या है, बाहर की तरफ। धक्का तो इसी देंगे, यही से इसी से धक्का देंगे ना। आपको अगर धक्का देना होगा तो ऐसे ही देंगे ना। तो यहाँ पर देखिए धक्के देने की दिशा क्या है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। अब देखना यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तो दिशा ज्ञात कर ली इस धारावाही चालक के कारण, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात नहीं कर पाए। और बायो-सैवर्ट का नियम इसी चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। अब हम लोग बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि बायो-सैवर्ट का नियम क्यों दिए, क्यों दिए। बायो-सैवर्ट ने अपना नियम इसलिए दिए कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इजीली ज्ञात कर सकें। बायो-सैवर्ट ने अपना नियम इसलिए दिया ताकि किसी भी धारावाही चालक तार के द्वारा किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इजीली आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। इसलिए बायो-सैवर्ट ने अपना नियम दिया, ठीक है। तो चलिए बायो-सैवर्ट का नियम हेडिंग डालिए और समझते हैं। फिगर आपका यही रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग हेडिंग करिएगा बायो-सैवर्ट का नियम। क्या हेडिंग करना है, बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम, ठीक है। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम क्या था। बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी धारावाही चालक तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बायो-सैवर्ट ने, लिख सकते हैं यहाँ पर बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया जिसके सहायता से किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई। बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, आप अपने घर में रखे सभी तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेंगे, बशर्ते आपको बायो-सैवर्ट का नियम आना चाहिए।
आसानी से आप कर जाएंगे। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार क्या है, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो तो बायोसेवर्ट ने अपना नियम दिया था। ये स्टेटमेंट हो गया बायोसेवर्ट ने। देखिए बायोसेवर्ट ने क्या नियम दिया था। देखिए कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। धारावाही चालक तार में क्या है, धारावाही चालक तार में, सभी लोग ध्यान देना, में यदि आई धारा बह रही है, धारा बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसकी लंबाई यह लो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग थोड़ा चालाकी कर जाएंगे। देखिए पूरी लंबाई को मुझे ज्ञात करना पड़ेगा तो समस्या आएगी। हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी लंबाई लेंगे। मान लीजिए इस चालक तार की डीएल का मतलब छोटा सा यल, डीएल का मतलब क्या होता है, डीएल लंबाई के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस चालक तार के डीएल लंबाई के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस डीएल लंबाई, मान लीजिए डीएल लंबाई आपका इतना ही है, यह लंबाई आपका क्या है, डीएल है। इस डीएल लंबाई का यहाँ पर कोई बिंदु पी स्थित है, इस बिंदु पी स्थित है, इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार इसे कैसे ज्ञात करेंगे यही देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, धारावाही चालक तार के कारण यदि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और लंबाई इसकी डीएल हो, ठीक है, डीएल हो, लंबाई डीएल के कारण आप लिख सकते हैं कि कारण आर दूरी पर ये देखिए ये लंबाई डीएल से आर दूरी पर ये बिंदु पी स्थित है, आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आए। हमने क्या किया, एक माना कोई धारावाही चालक तार है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है और मुझे आर दूरी पर जो बिंदु पी स्थित है उसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये जो बिंदु पी है ना, ये आर दूरी पर इस धारावाही चालक तार के साथ थीटा कोण बना रही, कितना कोण बना रही, थीटा कोण बना रही। तो बायोसेवर्ट के अनुसार, बायोसेवर्ट के अनुसार क्या होगा, देखिए बायोसेवर्ट ने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, देखिए बी तो पूरे तार के कारण उत्पन्न होगा, लेकिन हमने तो लंबाई डीएल लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र बी जो होगा वो भी डीएल ही होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डी बी, यह आपके इस धारावाही चालक तार की जो लंबाई है, इस लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ में आई। यल के अनुक्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि अगर हम इस तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ जाएगा। अगर तार की लंबाई डीएल लिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की डीबी है। मान लीजिए अगर तार की लंबाई हम 1 मीटर लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 होता है। अगर 2 मीटर लेंगे तो ये दुगना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। पहला कंसेप्ट होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यह बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है इसमें जो धारा बहती है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वे सेम वही कंडीशन, ये चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान जो होता है इसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इस तार में जो धारा बह रही उस धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। सेकंड कंडीशन उन्होंने बताया। बात समझ में आ रही। पहला कंडीशन क्या बताया उन्होंने, उसमें बहने वाली धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा उन्होंने बताया इसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। तीसरा उन्होंने क्या बताया, देखो ये जो कोण थीटा ना, इस कोण थीटा के साइन थीटा की अनुक्रमानुपाती होगा। यानी डीबी जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। जो डीबी होगा ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जो डीबी होगा ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। यह आपका तीसरा समीकरण उन्होंने बताया। यह आपका दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। 3 समीकरण उन्होंने बताया। चौथी चीज उन्होंने सबसे बड़ी चीज बताई जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज उन्होंने बताई। उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है ये इसके बीच की जो दूरी है ये आर, इस आर के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब डीबी जो है आपका, डीबी जो है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी यह आपका चौथा समीकरण हो गया। ये 4 समीकरण उन्होंने बताया। सबसे पहले देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये कोई भी चैनल वाले आपको नहीं लिखवाते हैं, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, एग्जामिनर जो नंबर देता है इसी स्टेटमेंट के आधार पर ही देगा। हमें भले ही 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़े, मैं उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ूंगा जिस चीज़ों से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और जैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है।
देखिए एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो रखता है वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल से महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल सही नहीं रहेगा ना तो आप कितना भी पढ़ें नंबर कम आएगा। आपके कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने में अच्छे थे लेकिन उनका नंबर कम आया था। इसका वजह है प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होनी चाहिए। देखिए जो मैं ये फिगर जो यहाँ पे बनाया, अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो इस बायोसेवर्ट के नियम के नीचे बनाना। आप फिगर को बायोसेवर्ट के नियम के नीचे बनाना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, सबसे पहले बायोसेवर्ट का नियम हेडिंग देखेगा, नीचे फिगर देगा, फिगर के नीचे वो पढ़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर देकर आपको नंबर दे देगा अगर फिगर सही होगा तो। अगर आप इसको पहले लिखोगे तो इसको पढ़ने लगेगा, कहीं गलती उलती हो गई तो नंबर कट जाएगा। ये सब ट्रिक होती है, हालांकि मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र की जो है इसके लंबाई के अनुपाती होता है, इसमें बने वाले धारा आई के अनुपाती होता है, इसमें जो थीटा ये एंगल है इस थीटा के साइन थीटा के अनुपाती होता है। चौथी चीज है जो चुंबकीय क्षेत्र डी बी है ये इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या यहाँ पर करना है, इन चारों समीकरण को एक साथ लिखना है। तो हम ये लिख सकते हैं डी बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आई डी एल साइन थीटा, ये तीनों ऊपर हो जाएंगे अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग नियतांक का यूज करते हैं। उस नियतांक का नाम है म्यू नाट अपान, देखिए इस नियतांक का क्या नाम है, इस नियतांक का नाम है म्यू नाट अपान 4 पाई। यह नियतांक है, इसलिए क्या नियतांक है, इस नियतांक का उपयोग करेंगे। तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नाट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आपका फाइनली किसका नियम हो गया, ये आपका बायोसेवर्ट का नियम हो गया। ये आपका बायोसेवर्ट का नियम है। क्या है, बायोसेवर्ट का नियम है। क्या है बायोसेवर्ट का नियम, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप लोग एक बार देख लेना सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे म्यू को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू को क्या कहते हैं, म्यू नाट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो फिर से समझना सभी लोग कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, किस तरह से बायोसेवर्ट के नियम पर आधारित हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, बायोसेवर्ट का पूरा स्टेटमेंट हमने बताया आपको, कैसे बायोसेवर्ट का नियम होता है, आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोई भी धारावाही चालक के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। उसके बाद बायोसेवर्ट का नियम का जो स्टेटमेंट होता है, लिखना होता है, कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा प्रवाहित होने के कारण कोई चालक तार की डीएल लंबाई के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करनी हो तीव्रता। तो ये जो तार होती है बायोसेवर्ट के अनुसार जो उसमें कार्य करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके बीच की जो थीटा कोण है थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये फाइनल आएगा। सभी को समझ में आ गया बायोसेवर्ट का नियम। चलिए अब आपको लोग हेडिंग करिएगा। क्या हेडिंग करना है आपको, हेडिंग ये करना है, इसको आप लोग लिख लेना, मैं वैसे तो आपको नोट्स दे दूंगा इसका, ठीक है, टेलीग्राम पर, टेंशन नहीं लेना। अब आपको देखिए बायोसेवर्ट के नियम में आपका एक आया निर्वात की चुंबकशीलता, उसी से संबंधित 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, दोनों पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करना क्या, म्यू नाट जो निर्वात की चुंबकशीलता थी उसका मात्रक, म्यू नाट निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। क्या हेडिंग करना, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नाट का मात्रक। हमने क्या जाना, बायोसेवर्ट के अनुसार हमने क्या फार्मूला देखा, B इज इक्वल टू क्या जाना, म्यू नाट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नाट अपान 4 पाई, ये यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हमने जाना किसके, बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार। हमें इस म्यू नाट का मात्रक ज्ञात करना है, इस म्यू नाट का मात्रक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और एग्जाम में पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, इस बात को ध्यान देना। देखिए इस म्यू नाट को छोड़ेंगे यहाँ पर और सबको बी के साथ ले चलेंगे, बी जी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये यहाँ पर गुणा करेंगे तिर्यक वाला, नीचे क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नाट, ठीक है। अब देखना ध्यानपूर्वक, इस b का मात्रक मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया, b का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। इस b का मात्रक क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग
कमेंट करें और फिर बताएं इस बी का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बी का मात्रक बताया था ना, क्या होता है न्यूटन मीटर एम्पियर। वैसे मैंने कई मात्रक बताया था, लेकिन यहाँ पर यही मात्रक लिखेंगे, ठीक है, ताकि म्यू नॉट का मात्रक सीजीएस पद्धति में आए। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति क्या होता है एम्पियर मीटर। कमेंट करो फटाफट सभी लोग, जिन्हें भूल गया है कमेंट करें। एम्पियर मीटर ये हो जाएगा बी का मात्रक इंटू 4 पाई, ठीक है। 4 पाई का मात्रक नहीं होता है, इंटू देखिए, इंटू ये क्या है मीटर स्क्वायर, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। नीचे देखना सभी लोग, नीचे क्या क्या है आप सभी के पास, धारा आई है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है। डीएल का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, डीएल का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसे क्या करेंगे सभी लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ पर, ये देखिए ये नीचे नीचे है तो दोनों गुणा हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका कट जाएगा दोनों, ये कट जाएगा दोनों, आपका बचेगा क्या यहाँ पे न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ये आपका म्यू नॉट का मात्रक हुआ। मात्रक के साथ साथ हमें एग्जाम में क्या पूछता है म्यू नॉट का वीमा पूछता है, वीमा, ठीक है। वीमा भी निकालेंगे, वीमा इसी फार्मूले से इसी सूत्र से निकाल देंगे, ठीक है। देखिए म्यू नॉट का वीमा ज्ञात करना हमें, म्यू नॉट का वीमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए ये न्यूटन है, ये म्यू नॉट का वीमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये न्यूटन है, न्यूटन का मतलब बल का वीमा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन का मतलब क्या है बल का वीमा। बल का वीमा क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये बल का बीमा हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ये बल का बीमा हो जाएगा। नीचे देखिए एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर क्या है एम्पियर है धारा बहने वाली, और एम्पियर का मात्रक क्या होता है बीमा क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और ये ए माइनस टू, ये आपका बीमा हो जाएगा किसका म्यू नॉट का बीमा हो जाएगा। कैसे ज्ञात हुआ म्यू नॉट का बीमा, यह आपको समझ में आया, कैसे ज्ञात हुआ म्यू नॉट का बीमा, यह आपको समझ में आया, कैसे ज्ञात हुआ म्यू नॉट का बीमा समझ में आया आप लोगों को। कुछ नहीं, देखिए ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका मात्रक क्या न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन का जो बीमा होता है एम एल टी माइनस टू होता है, एम्पियर स्क्वायर न्यूटन जो बीमा होता है ये बल का बीमा होता है, ये न्यूटन जो मात्रक होता है बल का मात्रक होता है, अतः जो बीमा होगा एम एल टी माइनस टू ये बल का ही बीमा होगा, तो यहाँ पे बल का बीमा लिखिए। नीचे क्या हमने लिखा, नीचे हमने लिखा ए स्क्वायर क्यों लिखा है एम्पियर का बीमा होता है। अब बीमा जिसको नहीं आ रहा, क्लास 11th में पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो रही है, परेशान मत होना, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि देखिए मैं एक ही क्वांटिटी नहीं, जितनी भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे सभी का मुझे बीमा बताना है, तो धीरे धीरे आ जाएगा, एक ही दिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका बीमा निकल के आएगा, ये आपका बीमा होता है, इसे याद कर लेना, कमेंट बॉक्स में 1-2 बार लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोग इसे नोट करिए और फिर हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालना आपको, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जरा बताइए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जरा बताइए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आपको बताना है, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य हमें संबंध ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे संबंध और क्या होता है संबंध, इसे मुझे बताना है, तो ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनना। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी से पढ़ने स्टार्ट किए उनको प्रॉब्लम होगी विद्युतशीलता, तो उन्हें परेशान नहीं होना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करते चलना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे उनको ये मक्खन लगेगा, ठीक है। आइए देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता,
निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, इस निर्वात के विद्युतशीलता का हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, इस निर्वात के विद्युतशीलता का हम लोग क्या करेंगे, विमा ज्ञात करेंगे या फिर निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्ञात करेंगे, दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है आप लोग याद कर लेना, जिन्हें नहीं आ रहा है और जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े उन्हें तो याद ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। क्या होता है, 9 × 10⁹। यहाँ से मुझे इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई × 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब देखिए इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई × 9 × 10⁹ ये हो जाएगा, 9 × 10⁹ ये हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अभी आपने जाना कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इसका वैल्यू होता है क्या, नहीं मैंने बताया आपको। देखिए अभी आप जान लीजिए, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे पहले ही बता देना चाहिए था। इसको बताने से पहले आप लोग हेडिंग डालिए म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट का मान। देखिए प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है। तो यहाँ से म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷। ये 4 पाई × 10⁻⁷ ये म्यू नॉट का मान होगा। ठीक है, ये अभी आपको जरूरत पड़ता है, कभी कभी फार्मूले में या सूत्र में आपको डायरेक्ट ये आ जाता है, इसका भी जरूरत पड़ता है। कभी कभी म्यू नॉट अपान 2 पाई का वैल्यू पूछता है तो 2 × 10⁻⁷ होता है, तो इसे याद कर लेना। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 2 × 10⁻, म्यू नॉट अपान 2 पाई का 2 × 10⁻⁷, म्यू नॉट का 4 पाई × 10⁻⁷, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। याद कर लेना इसे, सिंपल सी चीज़ें, नहीं याद करोगे तो करना ही पड़ेगा आपको आगे चल के। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे, म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट का गुणा करते हैं। आइए गुणा करते हैं। तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई × 9 × 10⁹ ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई × 10⁻⁷ ये है। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये म्यू नॉट का वैल्यू है, ये दोनों आपस में कटेंगे, ये 4 पाई आपस में कटेंगे। ये देखिए 10⁻⁹ है, ये 10⁻7 है। ठीक है, ये सॉरी ये 10⁹ है, ये 10⁻7 है। तो एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट इज इक्वल टू करेंगे 1/9 × 10⁻9 और इस -7 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+7 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था म्यू नॉट, इसको मैंने बताया था आपको 9 × ये 10⁻9 है, 10⁻7 है, दोनों जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे 16। ठीक है, अब देखिए ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू जो होता है आपको मालूम है प्रकाश की चाल c = 10 क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। अब इसका देखिए तो c² क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16 ये हो जाएगा। अब ये क्या है, c² है, तो ये यही संबंध होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के मध्य, 1/c²। और इस पर आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसे क्या लिखोगे, c² = कभी कभी ये इसे पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इस तरह से भी पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, c = हो जाता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये भी हो जाता है। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान देना सभी लोग। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के मध्य संबंध क्या होता है, आप बता देंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = c² या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट = c, ये आप बता देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बायोस्टैट का नियम पढ़ा और बायोस्टैट के नियम के बाद ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के संबंध में पढ़ा। कल के लेक्चर में हम लोग बायोस्टैट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, सब मिलते हैं कल के लेक्चर में। मैं चाहता तो अनुप्रयोग पढ़ा देता था, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी क्योंकि दिक्कत होने की। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। इतना आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार अपने से सभी लोग लिखना। भाई साहब अगर फिजिक्स सीखना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स आप सभी लोग बना लेना, क्या कर लेना, नोट्स बना लेना है। चलिए ठीक है, सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरी बात गाइस, थोड़ा सा क्लास इरेगुलर हो सकती है, मेरे आँख में प्रॉब्लम है, आँख को दिखाने के लिए मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है, हो सकता है दिल्ली वगैरह भी जाना पड़े ना, रोशनी घट रही है। अगर आप लोगों की दुआएं मिलेंगी, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं जल्दी स्वस्थ हूँगा।
तो हो सकता है 1-2 दिन लेक्चर, 1 आध दिन लेक्चर लगेंगे मुझे दिल्ली जाने में, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर तो मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, डॉक्टर बैठेंगे तो सोमवार से शनिवार, रविवार को तो बैठेंगे नहीं। शनिवार को कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, नहीं होगा तो मैं आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की अगर दुआएं होंगी तो जल्दी सही होगा, ठीक है। अगर क्लास अगर रेगुलर नहीं होती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना सभी लोग। आते ही हम लोग बहुत ही तेज़ी से कवर करेंगे, तब हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, अभी टेंशन भी है। फ्री हो जाने के बाद हम लोग तेज़ी से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, हर साइड से बहुत ही तेज़ी से तैयारी करेंगे, और सबका 90% आएगा जो भी मेहनत करेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो 90% आएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए माँ सरस्वती की, ठीक है, और मेहनत कीजिए, यही आपका काम होना चाहिए, तभी आपका परसेंटेज आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।